रूटी इस दुनिया की हीरो है और गिडियन उसका भाई। सभी को लगता है कि वो कमजोर है और रूटी का सबसे भरोसेमंद एडवाइजर उसे टेस्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बिना अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड के कुछ भी नहीं है और वो एक आम तलवार का यूज करके एक नॉर्मल सा बैरियर भी नहीं तोड़ पा रहा था। एरिस उसे पार्टी से निकाल देता है ये कहकर कि इस पार्टी में उसका कोई काम नहीं है, जिसके बाद वो अपना नाम बदल के रेड रख लेता है। इसके कुछ समय बाद वो जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था और हम देखते हैं कि वो जोल्टन के बॉर्डर वाले रीजन में है जिसके नॉर्थ और ईस्ट की दीवारें दुनिया का अंत है। इसके आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं बाकी का हिस्सा मार्शलैंड से भरा हुआ है। इसी की वजह से इसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्लो है और यहाँ पर सिर्फ भगौड़े और हर्मिट्स वगैरह आते हैं और रेड को लगता है कि ये जगह उसके लिए परफेक्ट है। उन जड़ी बूटियों को बेचकर उसे थोड़े से पैसे मिल जाते हैं और इस लड़की का नाम मैग्रिया है। तुम अपनी ब्रॉन्ज स्वॉर्ड को बदल क्यों नहीं लेते? कम से कम स्टील की तो ले लो यार। मैं अपनी औषधि बनाना और बेचना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे स्टील की तलवार क्या करनी है? वैसे भी मुझे अपनी स्लो लाइफ पसंद है। बाहर जाने पर वो टेंटा नाम के बच्चे से मिलता है जो कि अपने फादर को लंच देने जा रहा था। बड़ा होने के बाद मैं एक लकड़हारा बनूंगा और आपके लिए दुकान बनाऊंगा, पर पता नहीं मेरी ब्लेसिंग क्या होने वाली है। वैसे आपकी ब्लेसिंग क्या है? समय बर्बाद करना बंद करो, तुम्हें अपने फादर को लंच देना है। जिसके बाद टांटा वहाँ से चला जाता है। डिवाइन ब्लेसिंग लोगों को पावर देती है जिसे कि स्किल्स कहा जाता है और ये स्किल्स उसकी क्लास के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कि एक वॉरियर के पास एनहांस स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस और फाइटिंग स्किल्स होते हैं, वही मेजर्स के पास ऐसे स्किल्स होते हैं जिससे वो मैजिक कास्ट कर सकते हैं, जैसे एनहांस्ड मैजिक पावर और एनहांस्ड मेमोरी। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जब एरिस ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया था और एक बैरियर बनाकर उसे दी हुई ब्रॉन्ज तलवार से उसके ऊपर अटैक करने को कहा, लेकिन वो उस बैरियर पर एक खरोच भी नहीं ला पाता। अगर मेरे पास पावर वेकर होती तो ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारी तलवार नहीं, तुम्हारी ताकत के बारे में है। तुम हमारी पार्टी के लिए एक बोझ हो। हाल ही में हुई डेस्मंड के साथ फाइट में भी रूटी को बार बार तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ा, इससे हमारे दुश्मनों को फायदा हो रहा था। रूटी के लिए तुम एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हारी गाइड की स्किल की वजह से तुमने शुरू में हमें प्रोटेक्ट किया और अच्छे से गाइड भी, लेकिन अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे लेवल से कब के ऊपर जा चुके हैं। लेकिन रूटी अपने साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, तो उसकी भलाई के लिए तुम्हें खुद ही पार्टी को छोड़ देना चाहिए। मैं बहामत नाइट का सेकंड इन कमांड हूँ। बोझ बुलाने के बाद भी अगर मैं ड्यूटी पर वापस गया, इससे उनकी भी बेइज्जती होगी। तुम सभी को बता देना कि मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी पर नजर रखने गया था और वहाँ से कभी वापस ही नहीं आया। सारे इक्विपमेंट्स भी यहीं पर रख दो, वो तुमने नहीं पार्टी ने कमाए हैं। इस घटना के बाद से ही उसने अपना नाम रेड रख लिया और जोल्टन में रहने लगा। वहीं उसकी ब्लेसिंग की कोई नेट स्किल्स नहीं है, पर उसके पास कई कॉमन स्किल्स हैं, जैसे कि सर्वाइवल स्किल, जिसकी वजह से वो कभी गुम नहीं हो सकता। तभी उसके ऊपर एक आउल बेयर अटैक कर देता है, लेकिन उससे वो बड़ी आसानी से बच जाता है। गांव आने पर एडवेंचरर्स उसका इंतजार कर रहे थे और वो उसे आउल बेयर के बारे में बताते हैं और एल्बर्ट माउंटेन में उस बेयर को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगता है और कहता है कि इससे वो डी से सी रैंक पर पहुंच जाएगा। मुझे रैंक बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस अपना दवाखाना खोलना है। जिसके बाद गुस्से में एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। मुझे अपने पास्ट को छुपा कर रखना है, मैं अपनी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं खींच सकता। दूसरी तरफ रूटी रेड को ही याद कर रही थी। इसके बाद रेड अपने पैसों को गिनता है। ऐसे तो दवाखाना खोलने में 6 महीने लग जाएंगे। तभी उसके घर पर गॉन्ज आता है जो कि टांटा का अंकल है और उसे बताता है कि टांटा को वाइट आई नाम की बीमारी हुई है। जिसके बाद रेड उसे देखने जाता है। अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो 24 घंटों में वो अंधा हो सकता है, तो उन्हें जल्दी जड़ी बूटी को ढूंढना होगा। गॉन्ज उसकी मदद मांगता है और कहता है कि वो इसके लिए रिवॉर्ड भी देगा, लेकिन एडवेंचरर्स आउल बेयर के हंट पर गए हैं। अभी किसी का भी माउंटेन पर जाना अलाउड नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो कहता है कि एक दोस्त के नाते वो उनकी मदद करेगा, पर उन्हें इस बात को गिल्ड से छुपा कर रखना होगा। रेड एल्बर्ट की पार्टी से छुपता हुआ माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि आउल बेयर से लड़ने के लिए उन्होंने फायर मैजिक का यूज किया था। ऐसे तो सारी जड़ी बूटियां जल जाएंगी और वो दौड़ता हुआ उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वही आउल बेयर आ जाता है। वो उसके अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ समय बाद एल्बर्ट की पार्टी को उस आउल बेयर की बॉडी मिलती है और उस फ्लैश को देखकर उसे पता लगता है कि हमला किसी ब्लंट वेपन से किया गया है। जिसके बाद वो टांटा की बीमारी को ठीक कर देता है। तुम्हारा दवा खाना पूरे जोल्टन के लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद गॉन्ज उसके पीछे जाता है और रेड उसके रिवॉर्ड के बारे में पूछता है। इसके कुछ समय बाद एक रेट नाम की एडवेंचरर आती है जो कि गिल्ड में एक जॉब कंप्लीशन की रिपोर्ट देने आई थी, जहां मैग्रिया रेड के दवाखाना के बारे में उसे बताती है। आगे हमें पता चलता है कि टांटा को बचाने के रिवॉर्ड के तौर पर गॉन्स ने उसके लिए ये दवाखाना बनाया है। ओपनिंग की पार्टी के दौरान रूटी की डीमन लॉर्ड के फोर्सेस के खिलाफ एक और जीत के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा ही हुआ मैंने पार्टी को छोड़ दिया। गॉन्स पूछता है कि क्या कोई उसके सपने हैं। अपना दवाखाना खोलकर मैंने अपने सपने को सच कर लिया है और अब बस मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। एक दिन घटिया वेदर की वजह से उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे थे। तभी वहाँ पर रिट आती है जो कि उसे गिडियन के नाम से बुलाती है। हमें पता चलता है कि रिट डची ऑफ लॉगरविया नाम के एक किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है और जोल्टन में
एक बी रैंक की एडवेंचरर। एक प्रिंसेस इस जगह पर बी रैंक की एडवेंचरर बनी क्यों घूम रही है। रिट कहती है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहती थी और उससे पूछती है कि वो जोल्टन में क्या कर रहा है और उसका नया नाम रेड रिट जैसा सुनाई देता है। हाँ, अपना नया नाम मैंने तुम्हारे नाम पर ही रखा है। ये सुन के वो शर्माने लगती है और जब वो उसे बताता है कि उसे पार्टी से कैसे निकाल दिया गया, रिट गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि पार्टी की मदद करने के लिए गिडियन हमेशा पूरी कोशिश करता आया था। रोटी और बाकी सब क्या इस डिसीजन के साथ थे? मेरे बिना वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो वॉर को जीत ही जाएंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर रिट और हीरो की पार्टी एक बार में थी। तभी एक टकला रिट को छेड़ने लगता है, लेकिन वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है जिससे वो डर के मारे भाग जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि लोगरविया की प्रिंसेस को डीमन लॉर्ड की आर्मी को हराने के लिए किसी हीरो की मदद नहीं चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बाकी के एडवेंचरर्स बताते हैं रिट बहुत पावरफुल है और वो आज तक कभी नहीं हारी। उस वक्त तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कभी सच नहीं कहती थी। ऐसी बात नहीं है, मैं कभी कभी सच बोल दिया करती थी। इसके बाद वो उस समय को याद करते हैं जब वो साथ में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। रिट उसे अजीब से ट्रैक्स के बारे में बताती है जो कि एक लोकेशन पर जा रही थी। उन्हें लगता है कि इसके पीछे शायद डीमन लॉर्ड की आर्मी का हाथ है। रेड कहता है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए, लेकिन रेड कहती है कि लोगरविया हमेशा अपनी लड़ाई को अकेला लड़ता है और आज तक कभी नहीं हारा। मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। चकली खाओगी चकली? रिट उन्हें खाती है और कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं। जब मैंने कहा था कि वो अच्छे हैं, मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में सच बोल रही थी। जब तक हम डिमेंशन से नहीं लड़े थे तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट नहीं थी। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ लोगरविया के ऑफिशियल्स हीरो की पार्टी के साथ अपने प्लान को डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि उन्हें जल्दी से डीमन लॉर्ड की आर्मी पर अटैक करना चाहिए, इससे पहले कि उनका खाना और ईंधन खत्म हो जाए। लेकिन रिट उन्हें रोकती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी का भी सेम हाल है, तो उन्हें वहां पर अटैक करना चाहिए जहां पर वो खाना स्टोर करते हैं। रिट का मास्टर इसके लिए मान जाता है और हीरो की पार्टी को उस पर अटैक करने के लिए भेजते हैं और वो लोग डीमन लॉर्ड की आर्मी को संभालेंगे। वहीं अब तक शिन ने ही रिट के मास्टर का भेस बना कर रखा था और वो उसे हरा देता है, लेकिन ऐन वक्त पर रेड उसे बचाने आ जाता है क्योंकि उसे पहले ही पता लग गया था कि उसके मास्टर में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो साथ में मिलकर लड़ने लगते हैं और तब तक उसे रोक कर रखते हैं जब तक कि वहां पर रोटी आकर उसे खत्म नहीं कर देती, जो कि पहले उसके दोनों हाथों को काटती है और फिर उसके सीने में तलवार घुसाकर शिन को मार देती है। इन सब की वजह से रिट को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो कई दिनों के लिए वॉर की प्लानिंग से दूर रहती है। तो रेड उससे मिलने जाता है। वो कहती है कि वो किसी और को नहीं खोना चाहती, न ही दोबारा से अपने लोगों को निराश करना चाहती है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम रॉयल गार्ड्स की कैप्टन हो, तुम्हें हमारे क्वेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। हम वॉर तभी जीत सकते हैं जब लोगरविया हमारे साथ खड़ा हो। इस तरह से रेड ने उसकी मदद की थी और उन सब ने मिलकर वहाँ डीमन लॉर्ड की आर्मी को हरा दिया। इसके बाद रेड कहती है कि वो उसकी शॉप पर काम करना चाहती है। ओ मोहतरमा, मुझे किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, ना ही मैं इतना कमाता हूँ, और वैसे भी तुम भी रैंक एडवेंचरर हो। रेड कहती है कि वो एडवेंचरिंग छोड़ देगी और वैसे भी जब वो हब इकट्ठा करने जाता है तब शॉप को कौन संभालेगा। ये सब सुनकर वो भी मान जाता है। रेड उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई ऐसी ओरिजिनल दवा है जिससे उसकी दुकान पॉपुलर हो सके, तो वो उसे एक ऐसा पोशन दिखाता है जो कि किसी और पोशन की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है। गवार आदमी, अगर तुमने ऐसे पोशन बेचे तो मार्केट में सारा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। लगता है तुम्हें भी सब कुछ नहीं पता है। इसके बाद वो एक और पोशन के बारे में बताता है जो कि कम लत लगाने वाला एक पेन किलर है। तुम अगर इसे बेचना चाहते हो तो तुम्हें जोल्टन काउंसिल की अप्रूवल चाहिए होगी। आ धंधे वाली छोरी, ना आ छोकरी मारा धंधा माते जरूरी छे। तुम्हें जब भी समय मिले तुम शॉप पर मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन रेड कहती है कि आज के बाद वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद वो साथ में डिनर करते हैं और रेड उसे बताती है कि वो एक बाथटब और बेड खरीदने वाली है और यहीं पर रहेगी, जो सुन के रेड को गहरा सदमा लगता है। दूसरी तरफ हीरो की पार्टी में एरिस एक लड़की को लेकर आया है जो कि गिडियन की जगह पर ज्वाइन करेगी और उसके पास असासिन की डिवाइन ब्लेसिंग है। एरिस कहता है कि गिडियन के मुकाबले ये उनके लिए काफी यूजफुल होगी। रूटी टीसे को बताती है कि वो उसके नीचे काम करेगी और बताती है कि वो लोग जो पिछले डीमन लॉर्ड ने वेपन पीछे छोड़ दिया था वो कल से उसकी खोज पर निकल रहे हैं। अगली सुबह जब रेड उठता है वो देखता है कि वो नीचे सो रहा था। अरे हाँ, ये सो रही है ना बेड पे मेरे। एक तो ये औरत बटन भी नहीं लगाती है। इसके बाद वो साथ में खाना खा रहे थे और बात करते हैं कि आज जोल्टन काउंसिल में जाकर उन्हें पेन किलर का अप्रूवल लेना है। वहीं रेड उसके लिए बहुत कम सैलरी में काम करने को तैयार थी और रेड को लगता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। वो जानबूझकर यहाँ पर रह रही है ताकि वो उसे कम सैलरी देने के बारे में बुरा फील ना करे। इसके बाद वो एक फर्नीचर स्टोर में जाते हैं जिसका मालिक एक स्टॉर्म नाम का गॉब्लिन है। वो रेड से पूछती है कि वो रेड के साथ यहाँ पर क्यों आई है, तो रेड बताती है कि आज से वो उसी के साथ रहने वाली है और इसीलिए वो बेड लेने आई है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बेड उनकी सुहागरात के लिए है। एक सेकंड, जब मैं यहाँ पर सामान लेने आता हूँ तब तो तुम मुझसे इतने अच्छे से बात नहीं करते। हाँ, जो आधा घंटा लगा के 2 रुपए का सामान लेता है मैं उससे अच्छे से बात करूँ या जो महंगा माल लेता है। रेड बेड को खरीद लेती है और कहती है कि वो शॉप पर उसे डिलीवर कर दे क्योंकि ये बेड उसके आइटम बॉक्स में फिट नहीं होगा। आगे रेड कहती है कि स्टोन की दुकान में बहुत अच्छे सामान है, तो रेड
रेड उसे बताता है कि उसके पास क्राफ्ट्समैन स्किल है जिसका लेवल उसने हाल ही में बढ़ाया है। रेड बताता है कि जन्म होते ही भगवान बिना किसी भेदभाव के सभी को डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं, तो रॉयल को चोर की ब्लेसिंग मिल सकती है और एक सड़क किनारे पैदा हुए बच्चे को हीरो की। जितना लोग अपने ब्लेसिंग के हिसाब से काम करते हैं उतना ही उनका लेवल बढ़ता है, लेकिन लेवल को बढ़ाने का एक आसान तरीका भी है, उन लोगों को मारना जिनके पास हाई लेवल ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से इस दुनिया में वायलेंस बहुत ज्यादा है। तभी रेड देखता है कि टांटा को एक मोटा बच्चा पीट रहा था, तो वो उसे रोकने जाता है। ये देखकर वो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक देता है, पर रेड उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तुम्हें अपनी स्किल्स का यूज मॉन्स्टर से लड़ने के लिए करना चाहिए। ये सब देखकर वो बच्चे और उसका झुंड वहाँ से भाग जाते हैं और रेड टांटा की चोटों को देखता है, जिसके बाद वो उसे अपनी दोस्त एल से मिलवाता है जिसके पैर में चोट लगी थी। इसके बाद वहाँ पर रिट भी आ जाती है, जिसके दोनों बालों की लटाओं के साइज को देखकर वो बच्चा बौखलाने लगता है। रिट उसे बताती है कि वो रेड की अच्छी दोस्त है और अब से वो दोनों साथ में ही रहते हैं, जो सुन के टांटा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद रेड के पूछने पर टांटा बताता है कि उस फाइट को एडम ने शुरू किया था और एल कहती है कि वो पहले इतना वायलेंट नहीं था, पर किसी वजह से वो बदल रहा है, शायद क्योंकि हाल ही में उसे अपनी ब्लेसिंग के बारे में पता लगा है, क्योंकि ब्लेसिंग से लोगों की पर्सनैलिटी भी अफेक्ट होती है। अगर किसी के पास चोर की ब्लेसिंग है तो उसे हमेशा चोरी करने का मन करता रहेगा, और क्योंकि एडम के पास ब्रॉलर की ब्लेसिंग है इसलिए उसका हमेशा लड़ने का मन करता रहता है। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो लोगों से बुरे काम करवाती है। ये सुन के एल कहने लगता है कि उसे ब्लेसिंग चाहिए ही नहीं, तो रेड उससे पूछता है कि उसकी ब्लेसिंग क्या है। एल बताता है कि उसकी ब्लेसिंग वेपन मास्टर है। इस एबिलिटी से तुम किसी भी वेपन को मास्टर कर सकते हो, लेकिन एल को डर लग रहा था कि कहीं वो भी एडम की तरह ना हो जाए, तो वो दोनों समझाते हैं कि उसकी ब्लेसिंग सिर्फ उसका हिस्सा है, ना कि उसका मालिक। वो अपनी ब्लेसिंग को कंट्रोल करना सीख सकता है और अपने सभी डरों पर जीत हासिल कर सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रेड की एबिलिटी स्पिरिट स्काउट है और वो महल में शायद इसलिए नहीं रह पाई क्योंकि उसकी ब्लेसिंग को फ्रीडम पसंद है। इसके बाद वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रिट और रेड मेडिसिन का अप्रूवल लेने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। एक बार हमारी शॉप का नाम बदल गया तो मैं तुम्हें आसानी से जॉब छोड़ने नहीं दूंगा। रिट कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। वहीं ऑफिस में उनका प्रपोजल ये डैन नाम का टकला सीधा ही रिजेक्ट कर देता है और धक्के मारकर अपने रूम से बाहर निकाल देता है। तो वो दोनों दूसरे ऑफिशियल के पास जाते हैं। तुम लोग बहुत ही गलत समय पर आए हो। जो दवाई हमने 1 महीने पहले अप्रूव की थी उसका लोग इस्तेमाल नशा करने के लिए करने लगे हैं, जिसकी वजह से डैन को पूरे टाउन का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। लेकिन रिट, मैं जानता हूँ कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है, तो मैं खुद तुम्हारी मेडिसिन को अप्रूव करूंगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। माफ करना रिट, मेरी वजह से तुम्हें ही सारा काम करना पड़ रहा है। लेकिन रिट कहती है कि उसकी मदद करके उसे बहुत खुशी होती है। दवाई के अप्रूव होने के बाद वो बात करने लगते हैं कि वो अपनी दुकान को आखिर पॉपुलर कैसे करें। तभी रेड के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपनी कुकिंग स्किल्स का यूज करके दवाइयों को कुकीज की तरह बना देता है, जिससे जब वो दोनों टेस्ट करते हैं वो बड़ा ही डिलीशियस लगता है। इसके बाद रेड बाहर जाकर आसपास गांव वालों को सैंपल देने लगती है, जिसकी वजह से उसकी शॉप पर धीरे धीरे कस्टमर्स आना बढ़ने लगते हैं। इसके बाद एक औरत अपनी बेटी के लिए दवाई वाला बिस्किट लेने आती है और ऐसे ही करते करते उसकी शॉप से धड़ाधड़ मेडिसिन बिकने लगते हैं। शाम तक उसका पूरा स्टॉक खाली हो चुका था और वो खुशी के मारे रेड को हवा में उठा लेता है और कहता है कि उसके बिना वो ये सब कभी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हीरो की पार्टी में डैन एंड एरिस के ऊपर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके डिसीजन की वजह से उनका बहुत समय बर्बाद हो चुका है। गिडियन को बाहर निकालना बहुत बड़ी गलती थी। जब वो हमारे साथ था हम कभी गुम नहीं होते थे। डेमन लॉर्ड के वेपन को ढूंढना आसान नहीं होने वाला। मैंने रेगिस्तान में रहने वालों से नेगोशिएट करने की पूरी कोशिश की थी। जब गिडियन यहाँ पर था न हमें सप्लाईज की चिंता करनी पड़ती थी न ही नेगोशिएशन की। मैं चाह रहा हूँ रेड को ढूंढने। इस पार्टी को उसकी जरूरत है। तभी रूटी बाहर आती है और कहती है कि उसे परमिशन है वो जाए और उसके भाई को ढूंढ कर लाए। इसके बाद डैन और थियो, जिसके पास क्लैरिक की ब्लेसिंग है, एरिस के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें उसके ऊपर शक होने लगा है क्योंकि उसी के गिडियन को निकालने की वजह से यारा भी उनकी पार्टी को छोड़कर चली गई। मैं भले ही गिडियन को उसकी गलतियों के लिए डांटता था, पर मैंने कभी उसको बोझ नहीं समझा। मैं उसको वापस ला कर रहूंगा। रेड की अगली सुबह भी अश्लीलता से भरी होती है और वो सोचने लगता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे अलग थलग इलाके में एक प्रिंसेस के साथ अपना दवाई खाना चला रहा होगा। जिसके बाद कुछ एडवेंचरर्स उसकी दुकान पर आते हैं जो रेड को वहाँ काम करता देखकर हैरान थे। रेड बताती है कि उसने एडवेंचरिंग छोड़ दी है और अब रेड के साथ ही रहती है, जो सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं और वो लड़की तो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। रेड से कहती है कि वो मीट पीना चाहती है और उसे खरीदने के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर एल्बर्ट आता है। क्या उस साउल बियर को तुमने ही मारा था? ये कैसी बातें कर रहे हो यार, उसे तो तुमने मारा था ना। उसे मेरी तलवार ने नहीं, एक बिना धार वाली तलवार ने मारा था जैसे कि तुम्हारी है। लेकिन रेड फिर से मना ही करता है, जो सुन के एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है। आगे वो कहता है कि वो उसे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रेड आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि अगर उसने एल्बर्ट को कुछ भी किया तो वो उसे जान से मार देगी। रेड उसे शांत कराता है और कहता है कि वो तो बस उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहने आया था। जिसके बाद एल्बर्ट
रेड वहाँ से चला जाता है। रेड कहती है कि उन्हें उसे मार देना चाहिए था, इसका कोई फायदा नहीं है। ज़ोल्टन में वो अकेला ही बी रैंक एडवेंचरर है। रेड उससे पूछती है कि वो चुपचाप सब कुछ सह क्यों रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एल्बर्ट ज्यादा कुछ नहीं करता, और हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो रात को डिनर कर रहे थे और रेड उसे याद दिलाती है कि उन्हें अभी भी एक बाथ टब खरीदना है। तो रेड उसे बताता है कि उसने गॉन्स को ऑर्डर दे दिया है। रीटा कहती है कि बाथ टब कम से कम इतना बड़ा हो जिसमें 2 लोग आ सके, क्योंकि उसे फैल कर नहाना पसंद है। ये सुन के रेड शर्माने लगता है और उससे कहता है कि कल क्यों ना वो उसके साथ सोना में चले। इसके बाद रेड सोना में बैठा हुआ था, जहां उसका स्टॉर्म और गॉन्स के साथ कंपटीशन चल रहा है कि कौन वहां पर ज्यादा बैठ सकता है। वो दोनों उसे रेड का नाम लेकर चिढ़ाने लगते हैं। तो रेड रूम में गर्मी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गॉन्स सबसे पहले बेहोश होता है। तो वो दोनों उसे बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पर गॉन्स की बहन नेओ उसे डांट लगा रही थी। स्टॉर्म देखता है कि उसके पास बहुत कम कस्टमर्स आ रहे हैं। तो जेफ, जो कि सोना का ओनर है, बताता है कि नया बाथ हाउस खुलने के बाद यहाँ पर लोग कम आने लगे हैं। इसके बाद घर जाने के बाद वो सभी बात करने लगते हैं कि जेफ के कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तभी रेड को एक आइडिया आता है और वो जेफ को एक बैग देता हुआ कहता है कि उसे अपने मेन्यू में स्टीम थेरेपी भी ऐड कर देनी चाहिए। ये स्टीम थेरेपी क्या होती है? इसे वाइल्ड एल्व्स यूज करते हैं। हर्ब्स को वो स्टीम में डालकर उसी में नहाते हैं। इससे उनकी थकावट और कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके बाद वो उस जड़ी बूटी वाले बैग को टांग देते हैं और रेड कहता है कि अगर ये आइडिया चल पड़ता है तो वो उसे रेगुलरली सप्लाई करता रहेगा। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो उन सभी को फ्री में सोना में रहने देता है। तभी वहाँ पर नेओ और रिट भी आ जाती हैं। तो रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिट उसे रोकती है और कहती है कि वो उनके साथ ही रहे। वो दोनों साथ में बैठे हुए थे और नेओ कहती है कि रिट बहुत समझदार है, जो उसने विलेज के बाकी आदमियों की जगह रेड को चुना। और वो दोनों बैठकर रेड की तारीफ करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं इस आइडिया की वजह से फिर से पॉपुलर होने लगता है। और जब वो दोनों वापस जा रहे थे, रेड उससे कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़ोल्टन में जिंदगी इतनी अच्छी बीतेगी। और आगे वो कहती है कि वो मीड इसलिए पीना चाहती थी क्योंकि लोग अरेबिया में जब कपल शादी करते हैं वो 1 महीने की छुट्टी लेते हैं और मीड पीते हैं। दूसरी तरफ एरिस भड़का हुआ था क्योंकि 2 मेंबर्स उनकी पार्टी से जा चुके हैं। तभी वहाँ टिसे आती है और कहती है कि उसने टेंट को लगा दिया है। थियो उससे पूछती है कि कहीं वो इस पार्टी को ज्वाइन करके डिसअपॉइंटेड तो नहीं है, लेकिन टिसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। थियो कहती है कि उनकी पार्टी हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो एक परफेक्ट टीम की तरह थे, लेकिन सर गिडियन के जाने के बाद से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अगले दिन एडवेंचरर्स गिल्ड्स का एक सीनियर ऑफिशियल गैलेटिन रेड की शॉप पर आता है। मैं यहाँ पर रिट से बात करने आया हूँ। हम एक बार आज के लिए दुकान खोल दें, तब आप उससे बात कर सकते हैं। तुम उससे जाकर पूछते क्यों नहीं? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या जवाब देगी। तो गैलेटिन वहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। जब रेड अंदर जाकर रिट से पूछता है, वो कहती है कि उन्हें ऑफिशियल्स को और ज्यादा इंतजार कराना चाहिए। सारा काम करने के बाद वो उनसे मिलने चली जाती है और उसके जाने के बाद वहाँ पर एक थीव गिल्ड्स का मेंबर आता है और उसे एक वैल्यूएबल एल्वन कॉइन देता है, जिसके बदले में वो चाहता था कि वो रिट को जाने दे। बिल्कुल नहीं, रिट की कीमत इससे ज्यादा है। मेरा मतलब है उसकी कीमत ही नहीं है, बिल्कुल वर्थलेस, आई मीन अनमोल है वो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर वो बाद में अपना मन बदले तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ रिट भी बाकी सभी ऑफिशियल्स के ऑफर्स को रिजेक्ट कर रही थी और कहती है कि उसने रेड के साथ जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर उन्होंने रेड को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो भी उसके साथ चली जाएगी। ये सब सुनकर रेड खुश हो जाता है और एक रिवॉर्ड के तौर पर उसे एम्बर स्टोन का ब्रेसलेट देता है। इसे अपने लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की डाउन पेमेंट की तरह समझना। रेड उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि इसका मतलब वो कुछ और भी निकाल सकती है, तो मैं तुम्हें किसी और स्टोन का ब्रेसलेट दे दूंगा। लेकिन वो कहती है कि जब तक गिफ्ट उसने दिया है वो किसी भी ब्रेसलेट से खुश है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ एक गॉब्लिन डिर नाम के बंदे से कह रहा था कि एडवेंचरर्स गिल्ड और थीव्स गिल्ड दोनों ही नहीं चाहते कि वो काम छोड़े, क्योंकि अगर गलती से उसने किसी को भी दुश्मन मान लिया तो पता नहीं क्या होगा। और वो गॉब्लिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टकले को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ रिट ये सोचकर खुश थी कि वो रेड के साथ रह रही है। इसके बाद हम उन दोनों का पास्ट देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लॉगरविया को डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ने में मुश्किल हो रही है, तो वो मदद करने के लिए पास के ही देश डची ऑफ सनलैंड में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए उन्हें डीमन लॉर्ड की आर्मी से बचकर निकलना था। तो गिडियन ने प्लान बनाया था कि वो बेविचिंग वुड से होते हुए जाएंगे, क्योंकि डीमन लॉर्ड का मानना था कि ह्यूमंस वहां से गुजर ही नहीं सकते, क्योंकि गुड डीमंस भी वहां नहीं जाना चाहते। जिसके बाद वो जंगल के किनारे एक गांव में रुकते हैं, जहां हम यारा को देखते हैं, जिसके पास प्लांट से बात करने की ब्लेसिंग है। और गिडियन बताता है कि वो यारा की मदद से ही इन जंगलों को पार करने वाले हैं। गिडियन थियो और डैन को वहीं पर रुकने को कहता है ताकि वो विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर सकें और बाकी सब जंगल को पार करेंगे। लेकिन जाने से पहले एरिस कुछ मर्सनरीज को हायर करता है जो कि आर्मी की मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। इसके बाद वो जंगल को पार करने लगते हैं और उन दोनों को साथ देखकर रिट को जलन होने लगती है, लेकिन गिडियन के पूछने पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब
तभी यारा उसके पास आती है और कहती है कि पास में ही एक रिवर आने वाला है, वहाँ उन दोनों को साथ में नहाना चाहिए। इससे पहले कि रिट उसे कोई जवाब देती, यारा धक्का देकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। इसके बाद वो दोनों साथ में रिवर में नहाने लगते हैं और यारा रिट से कहती है कि ये साफ पता लग रहा है कि वो गिडियन को पसंद करती है और उसे लगता है कि शायद गिडियन को भी वो अच्छी लगती है। तो अगर वो अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहती है तो शर्म के मारे गुस्सा होने की जगह उससे थोड़ा फ्लर्ट करना चाहिए। रिट उससे पूछती है कि क्या वो भी गिडियन को पसंद करती है, लेकिन यारा मना कर देती है। वो ह्यूमन से प्यार नहीं करती क्योंकि उनकी जिंदगी एल्व्स से बहुत कम होती है। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो बस चाहती है कि वो एक सिंपल और खुशहाल जिंदगी जिए क्योंकि वो हमेशा पार्टी के लिए मेहनत करता रहता है। उसे लगता है कि रिट गिडियन के लिए परफेक्ट है। इसके बाद वो फिर से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ डीमन लॉर्ड के स्काउट्स थे जो कि उन्हें ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि जिन मर्सनरीज को एरिस ने हायर किया था उन्होंने उनके जाने की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है। गिडियन कहता है कि वो और यारा उन लोगों का ध्यान भटकाएंगे, जिसके बाद रिट और रूटी उन सबको हरा सकते हैं। जिसके बाद रूटी और बाकी सभी मिलकर वहाँ आए सभी स्काउट्स को हरा देते हैं। इसके बाद यारा और गिडियन वापस आते हैं और रूटी उसे गले लगाती है और उसे खतरे में डालने के लिए माफी मांगती है। वो देश उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो लोगोरिया को फिर से बनाने के लिए रिट वहीं पर रुक जाती है और उसने हीरो की पार्टी को इसलिए भी ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो रूटी को अपने भाई से अलग नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वो शाम को डिलीवरी करने बाहर जाती है जहाँ पर वो टकला एडवेंचरर उसे धमकी देता है कि वो किंगडम को बता देगा कि वो यहाँ पर एक आदमी के साथ रह रही है, लेकिन रिट कहती है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपनी पिछली जिंदगी से ये जिंदगी ज्यादा प्यारी है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रूटी टेंट में जागी बैठी हुई थी और सोचती है कि उसके भाई के बिना सब कुछ कितना बोरिंग हो चुका है। वहीं हमें पता चलता है कि एरिस ने उससे झूठ कहा था कि गिडियन ने पार्टी को छोड़ दिया है। उसने उसे रोकने की कोशिश की थी पर वो नहीं माना क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी पर नजर रखना चाहता था। वहीं रूटी को एरिस के ऊपर शक हो जाता है और वो उसे एक मुक्के में ही खत्म कर देती है, लेकिन इसके बाद वो उसे हील भी कर देती है और सोच रही थी कि वो अपनी जर्नी को नहीं रोक सकती क्योंकि वो हीरो है। इसके बाद रेड डॉक्टर के पास अपना ऑर्डर पहुंचाने जाता है, लेकिन तभी उन्हें शोर सुनाई देने लगता है। बाहर जाने पर वो एक घर के अंदर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक आदमी बेहोश पड़ा था। इस आदमी का नाम जैक्सन था। रेड देखता है कि जमीन पर एक पुड़िया में पाउडर पड़ा हुआ था और डॉक्टर बताता है कि उसकी हार्ट बीट इरेगुलर है। तो रेड उसे एक पोशन देता है और कहता है कि ये एंटीडोट है। तुम्हें कैसे पता कि इसे एंटीडोट की जरूरत है? रेड बताता है कि उसने अपनी फर्स्ट एड कॉमन स्किल को मैक्स लेवल पर पहुंचा दिया है, तो बिना वजह जाने भी वो बीमारी का इलाज बता सकता है। उस आदमी को ठीक करने के बाद डॉक्टर रेड को बताते हैं कि एक साइड इफेक्ट था जो कि हाल ही में अप्रूव की गई मेडिसिन की वजह से हुआ था। ऐसे केसेस और भी आ सकते हैं, तो तुम्हें जरूरी मेडिसिन को और बना लेना चाहिए। इसके बाद घर लेट आने के लिए रिट रेड को डांट लगाने लगती है, लेकिन उसका टेस्टी खाना खाने के बाद वो उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद रेड उसे सब कुछ बता देता है और रिट को लगता है कि वो ड्रग काफी खतरनाक है। उसके सेलर को ढूंढना हमारा काम नहीं है, क्यों ना हम रिवर पर जाकर रिलैक्स करें। इसके बाद वो वहाँ पर जाकर मजे करने लगते हैं, खाना खाते हैं और साथ में बैठकर ऑकवर्ड फील करते हैं, जिस बात पर उन दोनों की हंसी भी छूट जाती है। और रेड कहता है कि जब वो यहाँ पर मिले थे वो तो बहुत बात करती थी। रिट कहती है कि उसे डर था कि वो उसे कहीं भूल ना गया हो और रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन रेड कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूल सकता। जिसके बाद रिट उसे किस्सी देती है और कहती है कि वो उसके बालकों की अम्मा बनना चाहती है। दूसरी तरफ रूटी अपनी पार्टी के साथ डेजर्ट में पहुंची हुई थी जहाँ एरिस उसे बताता है कि जिस वेपन को वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें ओल्ड रून्स में मिल जाएगा। इसके बाद वो अपनी जर्नी के लिए सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं टी से सभी के लिए पानी इकट्ठा कर रही थी। रूटी उसके पास आती है और टी से उससे पूछती है कि वो कभी सोती भी है क्या, क्योंकि जब भी रात में वो उसकी टेंट में झांकती है वो हमेशा ही जागी होती है। रूटी उसे बताती है कि उसकी ब्लेसिंग की वजह से उसे नींद और खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से उसके इमोशंस भी दबे रहते हैं, ना उसे गर्मी लगती है ना उसे ठंडी लगती है। इसके बाद वहाँ पर रेत उड़ने लगती है और टी से देखती है कि ऐसी रेत में भी रूटी ने अपनी आंखों को खुला रखा था। दूसरी तरफ रिट रेड से पूछ रही थी कि वो उस दवाई के बारे में क्या करने वाले हैं, क्योंकि उसने सुना है कि वो लोगों को एक अलग इंसान जैसा महसूस कराती है। तभी एक घायल आदमी दौड़ता हुआ उनकी शॉप में आता है जो कि उनसे मदद मांग रहा था। रिट जब बाहर जाती है वो देखती है कि थीव्स गिल्ड का एक मेंबर वहाँ पर आम जनता पर अटैक कर रहा है। वो बंदा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। इसके बाद वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं जो कि रिट पर ही अटैक करने लगते हैं, लेकिन रिट को उनसे लड़ने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पर उसी वक्त वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है जो कि अपनी एरो से उन सबको शूट कर देता है। रिट उससे पूछती है कि उसने सबको मार क्यों दिया, तुम्हें बचाने का इतना ही शौक है तो उन्हें क्यों नहीं बचाती जिनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जाओ अपने फियांसे को बुलाओ और जो भी बिल आएगा वो मुझे भेज देना। जिसके बाद रिट अपनी तलवार को उसकी तरफ करती है, लेकिन फिर वो उसे नीचे गिरा देती है और बताती है कि जब भी उसका उसे मारने का मन करता है वो इसी रिचुअल को करके खुद को रोकती है, जो सुन के एल्बर्ट की फट जाती है। इसके बाद रिट सब कुछ रेड को बता देती है और वो उससे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, जिस पे वो कहती है कि वो बस उसकी गोद में सोना चाहती है। जिसके बाद वहाँ
पर टांटा और एल आते हैं तो रेड उन्हें खाना खाने के लिए अंदर बुला लेता है। एल उसे बताता है कि अब वो अपनी ब्लेसिंग को फील करने लगा है, लेकिन तब से ही वो थोड़ा खुद को परेशान महसूस कर रहा है। हाँ, ऐसा तो होना ही था क्योंकि तुमने मास्टर करने के लिए अभी तक कोई वेपन ही नहीं उठाया। एल पूछता है कि क्या वेपन उठाने के बाद वो बदल जाएगा? अगर तुम अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं करते हो तो हमेशा खुद को परेशान ही पाओगे। ये सुनकर वो दुखी हो जाता है और रेड उससे पूछती है कि बड़ा होने पर वो क्या करना चाहता है। एल कहता है कि वो अपने फादर की काम में मदद करना चाहता है, तो क्यों ना तुम एक नाइफ को मास्टर करो और रोप्स को काटना सीखो ताकि तुम्हारे फादर जल्दी से सामान को अनलोड कर सकें। उन बच्चों के जाने के बाद वहाँ पर एल्बर्ट की पार्टी से रिया आती है और वो एल्बर्ट की हरकतों के लिए माफी मांगती है। रेड कहती है कि कोई बात नहीं और पूछती है कि एल्बर्ट क्या कर रहा है। वो बताती है कि एल्बर्ट छुट्टियों के बदले ज्यादा से ज्यादा क्वेस्ट को ले रहा है, जिसकी वजह से बाकी के मेंबर्स पर बोझ पड़ रहा है। वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझता क्योंकि उसकी चैंपियन ब्लेसिंग महान काम करने को उसे उकसाती रहती है और कुछ बड़ा करने के चक्कर में वो शायद ज़ोल्टन को छोड़ देगा। वो ज़ोल्टन नहीं छोड़ने वाला क्योंकि वो यहाँ का चैंपियन बनना चाहता है। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो कि गुस्से में दारू पी रहा था। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो कहता है कि उसके साथ वो गिडियन को ढूंढने चल सकता है। बाहर तेज बारिश होने लगती है और रेड रिट के लिए शहद वाला दूध बनाता है और याद करता है कि वो रूटी को भी ये दिया करता था। इसके बाद हम रेड का बचपन देखते हैं जहाँ वो देखता है कि स्टॉर्म से डरकर बच्चे अपनी माँ से लिपट रहे हैं और वो रूटी से कहता है कि उसे बिजली से डर लग रहा है, वो उसका हाथ पकड़ ले। लेकिन जब वो हाथ पकड़ती है वो बताता है कि उसे डर नहीं लग रहा, वो बस उसका हाथ पकड़ना चाहता था। रूटी पूछती है कि क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन रेड मना कर देता है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग बनना था, तभी वो उसके साथ एडवेंचर्स पर जा सकता है। लेकिन वो उससे मिलने आता रहेगा और पूछता है कि आते वक्त वो उसके लिए क्या लेकर आए, जिस पे रूटी कहती है कि गर्म दूध और शहद। तभी रेड का डोरबेल बजता है और वो देखता है कि डॉक्टर न्यूमैन एल को अपने कंधे पर लेकर आए हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि एल की चोट में काफी सारे पत्थर के टुकड़े हैं। तभी अचानक से एल को होश आ जाता है और वो बताता है कि एडम ने उसके और उसके पेरेंट्स के ऊपर एक्स से हमला कर दिया था। तो वो भागते हुए उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन वो जिंदा थे। पर एड जानता है कि अभी असली प्रॉब्लम शुरू होनी बाकी है क्योंकि एडम का बाप गार्ड्स का कैप्टन मोइन है। उस अटैक के बाद एडम गायब हो गया। वहीं लोगों ने गार्ड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर रखा है क्योंकि उन्हें लगता है कि एडम को उन लोगों ने ही छुपाया है। एल के पेरेंट्स इस आंदोलन के सिंबल की तरह देखे जा रहे थे और उन दोनों ने एल को रेड और रिट्स के पास छोड़ दिया है। एल रेड से कहता है कि वो उसे तलवारबाजी सिखाए, तो रिट्स उसे बाहर जाकर तलवारबाजी सिखाने लगती है। रेड रिट्स की तारीफ करता है, लेकिन वो कहती है कि ये सब एल की ब्लेसिंग की वजह से है। उसे डर लग रहा है कि वो शायद अच्छी टीचर नहीं बनेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत अच्छी टीचर बनोगी। इसके बाद वहाँ पर नेओ और गॉन्स आते हैं और बताते हैं कि जब टांटा बाहर खेल रहा था टाउन गार्ड्स उसे उठाकर ले गए हैं। वो गैलेंटीन के पास जाते हैं और टाउन गार्ड के साथ एक जॉइंट इंक्वायरी बिठाने को कहते हैं। वो इसके लिए मान जाता है क्योंकि इससे रिट्स के ऊपर उसका कर्जा चढ़ जाएगा और वो नेओ जैसी सेक्सी कुड़ियों को दुखी भी नहीं देखना चाहता और वो कैप्टन को देने के लिए उन्हें एक लेटर देता है। इसके बाद वो मोइन के हेडक्वार्टर्स पर जाते हैं जहां वो बताता है कि उसने टांटा को क्वेश्चंस पूछने के लिए उठाने को कहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो लोग उसे बांध कर रखेंगे और वो इन सब के लिए उनसे माफी मांगता है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि एडम को किसी साउथ मार्श के रेजिडेंट ने मार दिया है क्योंकि रिसेंट अटैक्स के बाद से साउथ मार्श के लोगों और गार्ड्स के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है। कई लोगों को लगता है कि एडम ने एल के पेरेंट्स पर अटैक नहीं किया था, लेकिन तभी एल कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था, वो एडम ही था। मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता क्योंकि काफी सारी चीजें मैच नहीं करती। टांटा भी कहता है कि वो सही कह रहे हैं क्योंकि उसकी कुटाई करने के बाद वो टांटा से माफी मांगने आया था और बताया था कि उसका सपना टाउन गार्ड को ज्वाइन करना है क्योंकि वो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मैं तुम दोनों से अकेले बात करना चाहता हूँ। बाकी सबके वहाँ से जाने के बाद वो उन दोनों से मदद मांगता है। रेड उससे पूछता है कि कहीं एडम किसी नशीली पदार्थ का यूज तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये सुन के मोइन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसका बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम भी जानते हो कि अटैक कैम्बल के अटैक के जैसा ही है। इसका हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है। ज़ोल्टन में कोई भी अप्रेजल स्किल वाला नहीं है। ये पॉसिबल है कि वो ड्रग लोगों को अलग ब्लेसिंग दे सकता है। इसके बाद हम एल को देखते हैं जो कि रेड की दुकान पर था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। इसके बाद शाम को रेड घर पर वापस आता है। वहीं रेड्स गैलेंटीन के लिए कुछ काम कर रही थी, तो वो कहता है कि आज एल को वो ट्रेन करेगा। वो तब तक ट्रेन करते हैं जब तक कि वो थक नहीं जाते और एल उससे पूछता है कि वो बस एक टी-रैक एडवेंचरर क्यों है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड स्किल्स तो काफी अच्छी हैं। मैं अच्छा तो हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे किसी रैंकिंग में दूसरों से ऊपर जाने की जरूरत है। पर मैं खुश हूँ कि तुमने फाइनली अपनी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। एल उसे बताता है कि आज ही उसे एक बंदे ने तलवार दी थी। वो शायद थीव गिल्ड के लीडर बिग हॉक से रिलेटेड है। उस तलवार को उठाते ही उसे लगने लगा कि वो भी रिट्स जैसा एक चैंपियन बन सकता है, लेकिन वो श्योर नहीं है वो उसकी सोच थी या फिर उसकी ब्लेसिंग की।
की। रेड उसे थियो की एडवाइस बताता है कि उसे अपने वेपन से बात करनी चाहिए और सुनना चाहिए कि वो उसे अपने दुश्मनों को खत्म करने को कह रही है या लोगों को बचाने को। दूसरी तरफ रेड्स किसी बंदे को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी जिसपे नशे बेचने का शक है, लेकिन उसके पकड़ने से पहले ही वो फट जाता है, जिसके बाद काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक हट्टा कट्टा बंदा आकर उन सभी की कुटाई करके उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि वो डैन था। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर गिडियन को ढूंढने आया था, पर उसने यहाँ पर अपना घर बनाया है, तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो उसे बताता है कि ये सारे बंदे स्टॉकर डीमंस हैं। डैन कहता है कि वो गिडियन को उसके बारे में ना बताए और उन्हें एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने चाहिए। वो फिलहाल साउथ मार्श के एक घर में रह रहा है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन डैन उसे अजीब तरीके से देख रहा था। इसके बाद वो शॉप पर वापस आती है और उस तलवार पर देखती है कि एक लोकेटर स्पेल लगा हुआ था। वो बंदा एल को क्यों ट्रैक करना चाहता है। रेड्स रेड को गले लगाती है और कहती है कि पता नहीं वो कितने समय तक साथ में रह पाएंगे। अगले दिन वो दोनों एल को एक स्वॉर्ड स्मिथ के पास लेकर आते हैं। तभी रेड को बाहर से शोर सुनाई देने लगता है और उसे पता लगता है कि बिग हॉक्स सभी को आंदोलन में आने के लिए पैसे दे रहा है। इसकी वजह से टाउन गार्ड को अटैक्स को इन्वेस्टिगेट करने का समय ही नहीं मिल रहा। रेड देखता है कि उस प्रोटेस्ट में ओलिवर भी शामिल हो रखा है और माया उसे बताती है कि वो बदल गया है। दूसरी तरफ हीरो की पार्टी एक गार्गेंचुअन डीमन से लड़ रही थी और उसने टीसे को पिछले डीमन लॉर्ड के वेपन ढूंढने के लिए भेज दिया है। वहीं फाइट के दौरान रूटी को एरिस को बचाना पड़ता है, जिसके बाद थियो और रूटी मिलकर उस गार्गेंचुअन डीमन को हरा देते हैं। रूटी एरिस को वार्निंग देती है और कहती है कि वो अपने भाई को तो प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन वो एरिस को नहीं करने वाली, क्योंकि वो तो खुद को प्रोटेक्ट कर ही सकता है। एरिस याद करता है कि गिडियन के साथ स्पेल्स को कास्ट करना बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन फिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और सोचता है कि ये सब कुछ बाकी के 2 मेंबर्स चले गए इसकी वजह से हो रहा है। इसके बाद टीसे वापस आती है और वो लोग देखते हैं कि पिछले डीमन लॉर्ड के पास एक बड़ी सी शिप थी, तैरने वाली नहीं उड़ने वाली। टीसे रूटी से पूछती है कि क्या वो कहीं जाना चाहती है। रूटी कहती है कि वो जाना तो चाहती है, लेकिन उसे पहले अपनी ड्यूटीज को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ रेड और रिट्स एक ही बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहे हैं, पर इससे ज्यादा मामला आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि फिर नीचे एल को बेड के हिलने की आवाजें सुनाई देती। अगले दिन रिट्स एल की तलवार को लेकर जानबूझ के छुप कर बाहर निकलती है ताकि उस लोकेटर स्पेल की मदद से बिग हॉक के बंदे उसके पीछे आ जाएं। रिट्स के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन उसे पता लगता है कि वो ह्यूमंस नहीं बल्कि एक्स डीमंस हैं। जिस बंदे ने एल को वेपन दिया था वो फिर से दुकान पर आता है ताकि वो उसे बिग हॉक्स के पास लेकर जा सके, जो कि उसे साउथ मार्श का हीरो बनाना चाहता है। इसके बाद बिग हॉक्स उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो यहाँ तक उसके रास्ते में जो भी आया उसे मार कर पहुंचा है। इसी वजह से काउंसिल भी उसे छू नहीं सकती, लेकिन उसे और ताकत चाहिए, इसलिए उसने वो ड्रग बनाया जो कि ज़ोल्टैन में काफी अच्छे से फैल चुका है। उस ड्रग का नाम मैंने डेविल्स ब्लेसिंग रखा है, क्योंकि वो 50 एक्स डीमंस के दिल से बना है। सिर्फ एक ब्लेसिंग से लोग एक ही रोल में बंद कर रह जाते हैं, लेकिन डेविल ब्लेसिंग उन्हें मौका देगी जैसे चाहे वैसे जीने का। बिग हॉक सेल का यूज करके लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता है ताकि वो उनका लीडर बन सके, और वो एडम को बुलाता है जो बताता है कि उसने उस ड्रग को लिया था ताकि वो ताकतवर बन सके। हम बाहर काफी सारे लोगों को देखते हैं और बिग हॉक सेल के साथ बाहर आता है और कहने लगता है कि बाहर से आने की वजह से उन लोगों को बहुत सारे भेदभाव झेलने पड़ते हैं, और वो एडम के पेरेंट्स के बारे में बोलता है कि वो बाहर के थे, इसलिए एडम को उनके ऊपर हमला करने के लिए पनिशमेंट नहीं मिली क्योंकि वो कैप्टन का बेटा है। वो एडम को बाहर लेकर आता है और एल से कहता है कि वो अपना बदला ले और इस एक कदम से वो पूरे ज़ोल्टान को बदल सकते हैं। ये सुन के एल घबराने लगता है तो बिग हॉक उससे कहता है कि उसने भले ही उसे ड्रग दिया था, लेकिन एल और उसके पेरेंट्स को मारने का डिसीजन एडम का ही था, और क्योंकि उसके पास 2 ब्लेसिंग है, उसे मारने पर एल की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। एल वेपन को ले लेता है, लेकिन एडम को मारने की जगह वो उसकी रस्सियों को काट देता है क्योंकि उसका वेपन एडम को नहीं मारना चाहता था। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। जिसके बाद वो एडम को एक एक्स देता है क्योंकि डेविल की ब्लेसिंग एक्स को देखकर उसे खून करने को मजबूर करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता रेड आकर उसकी एक्स को काट देता है। जिसके बाद वो एल और एडम को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो एडम को एक ऐसी मेडिसिन देता है जो ब्लेसिंग के अर्जेस को रोकती है। इसके बाद उसके पास बोई नाम का बंदा आता है जो कि रेड की मदद कर रहा था और प्लान के अकॉर्डिंग बच्चों को वहां से ले जाता है। जिसके बाद रेड बिग हॉक्स के बंदों को देखता है और उनके बीच में एल्बर्ट भी था। एल्बर्ट रेड के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर एल्बर्ट समझ जाता है कि रेड अपनी असली ताकत को छुपा रहा था। रेड देखता है कि एल्बर्ट के पास एक डीमन स्वॉर्ड थी और बिग हॉक से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बताता है कि वो बिग हॉक नहीं बल्कि एक डीमन है जिसके साथ बिग हॉक ने एक डील की थी कि वो ज़ोल्टन का किंग बनना चाहता है और इसीलिए उसने उसकी बॉडी पर कब्जा किया है। तुम्हें ज़ोल्टन में ज्यादा मजा नहीं आने वाला, यहाँ पर ज्यादातर लोग सुस्त हैं और कुछ बड़ा करना नहीं चाहते। ये तो मुझे पता है, इसलिए मैं एल्बर्ट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो कुछ बड़ा
करना चाहता है। एल्बर्ट कहता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल ही नल्ले हैं, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, इसलिए वो ज़ोल्टन के लोगों को इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ सकें और उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो अपनी पूरी जिंदगी डीमन लॉर्ड से लड़ते हुए बिताएगा। इसलिए उसे लगता है कि एक डीमन के साथ डील करने के बाद भी वो कुछ भी बुरा काम नहीं कर रहा और वो अपने साथ एल्बर्ट को भी चलने को कहता है क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो हीरो बन सकता है। लेकिन तभी वो चारों तरफ से टाउन गार्ड से घिर जाता है और रेड कहता है कि वो बस दुकान चलाना चाहता है, कोई हीरो बनने का शौक उसे नहीं है। लेकिन एल्बर्ट एक क्रिमिनल की तरह मरना नहीं चाहता था और वो रेड से लड़ने लगता है ताकि उसकी मौत एक हीरो के हाथ हो। लेकिन रेड उसके हाथ को ही काट देता है और कहता है कि उसके पास ज़ोल्टन का प्रोटेक्टर बनने का मौका था, लेकिन एक हीरो बनने के लालच में उसने सब कुछ खो दिया। इसके बाद हम एल और एडम को देखते हैं जो कि भीड़ की तरफ जा रहे थे और बोई अपने मैजिक का यूज करके उन दोनों को हवा में उड़ाने लगता है। एल सबको बता देता है कि क्या हुआ था और कहता है कि वो एडम को माफ करता है और उसका दोस्त बनना चाहता है। सभी अपने हथियार नीचे गिरा देते हैं क्योंकि जब एल ने उसे माफ कर दिया है उन्हें गुस्सा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो दोनों अपने नए बाथ टब में नहा रहे थे और रिट उससे पूछती है कि वो एल्बर्ट के साथ क्यों नहीं गया क्योंकि फिर वो हीरो की पार्टी को फिर से ज्वाइन कर सकता था। लेकिन रेड उसे गले लगाता है और कहता है कि वो बस उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि वो उसे प्यार करता है। दूसरी तरफ बिग हॉक के पास बोई आता है और बोई उसे बेलियल के नाम से बुलाता है, जो सुनकर वो पहचान जाता है कि बोई असल में शीशान डन है, जो उसे कहता है कि उसका ड्रग ह्यूमंस के असली पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता है और ऑलमाइटी ऐसा होने नहीं देना चाहते। जिसके बाद बेलियल बिग हॉक के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है और एल्बर्ट के पास जाता है ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सके और वो हीरो की पार्टी के पास जाते हैं जहाँ पर उनके सामने रूटी खड़ी थी। दूसरी तरफ एल अपने पहले एडवेंचर पर निकल रहा है, वो भी एक डी रैंक पार्टी के साथ, जो देखकर उन दोनों को लगने लगता है जैसे एल उनका बेटा हो। अगली सुबह एरिस ये देखकर हैरान था कि रूटी उसे पीछे ही छोड़कर जा चुकी है और थियो उससे कहती है कि हीरो को उसकी कोई जरूरत नहीं है और टेंट में जाने के बाद वो देखती है कि रूटी ने अपना हीरो बैच पीछे ही छोड़ दिया है। इसके बाद हम बोई को देखते हैं जो कि मैग्रिया को बताता है कि उसने अपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से उसे बी रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि वो ड्रग केसेस के ऊपर काम कर रहा है। दूसरी तरफ टीसे और रूटी ज़ोल्टन की तरफ ही जा रहे हैं ताकि वो एक एल्केमिस्ट को ढूंढ सके। पास के सीन में हम देखते हैं कि बेलाल ने उससे कहा था कि वो भी ह्यूमन से नहीं लड़ना चाहते और डीमन लॉर्ड को हराना चाहते हैं, जिसके बाद वो उसे डेविल्स ब्लेसिंग के बारे में भी बता देता है क्योंकि उसका ये ड्रग ब्लेसिंग को सप्रेस करता है और हाई लेवल पर होने के बाद भी लोग लो लेवल क्रीचर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर रूटी उस ड्रग को पी जाती है क्योंकि ना ही उसके ऊपर कर्स असर करते हैं ना ही पॉइजन। दूसरी तरफ रेड दुखी हो रखा था क्योंकि सर्दी की वजह से उसके पास बहुत कम कस्टमर्स आ रहे थे। रेड से बताती है कि उसके होम टाउन में लोग हैंड वार्मर्स का यूज करते हैं, तो रेड अपने ही फॉर्मूले का यूज करके हैंड वार्मर्स को बना देता है और बाहर जाकर सैंपल्स देता है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन वो अपने लिए रखना भूल गया था। रास्ते में उसे रिट से मिलती है जो कि उसे चढ़ाते हुए कहती है कि उसने उसके लिए एक हैंड वार्मर बचा लिया था। जिसके बाद वो दोनों साथ में बेंच पर बैठे हुए थे। वहीं रूटी और टी से आम लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए अपने कपड़े बदल लेते हैं और वो एक दूसरे को अपने असली नाम से भी नहीं बुलाएंगे। वो एक ब्रिज से गुजर रहे थे जहाँ पर एक घमंडी नाइट उनके रास्ते को रोक कर खड़ा था और हर किसी को जाने देने के लिए वो 100 कॉइन्स मांग रहा था, लेकिन रूटी उसे उठाकर रिवर में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे रेड भी उसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा था जहाँ पर अभद्र अवस्था में ऑटो आता है और उससे पैसे चुराना चाहता था ताकि वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सके, लेकिन रेड भी उसे एक ही पंच में फिर से पानी में गिरा देता है। दूसरी तरफ रूटी टाउन के गेट के पास एक बड़े से मॉन्स्टर को हरा कर लाती है और कहती है कि ये बाद में उनके लिए प्रॉब्लम बनता। वहीं टीसे परेशान हो रखी थी क्योंकि इस तरह से तो उनके बारे में सबको पता लग जाएगा। इसके बाद रेड भी उसे गेट से आता है और एक स्टॉल पर खाना खाने बैठता है जहाँ पर टीसे भी थी। उसे देखकर रेड पहचान जाता है कि टीसे एक असासिन है। वहीं टीसे भी जब रेड को देखती है उसे पता लग जाता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। इसके बाद टीसे रूटी को उसी आदमी के बारे में बताती है और कहती है कि वो शायद उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसके बाद रूटी पार्क में बैठकर गिडियन की तरह सोचने की कोशिश कर रही थी ताकि वो एल्केमिस्ट को ढूंढने का एक अच्छा सा प्लान बना सके। दूसरी तरफ एक फेरी उन दोनों की दुकान पर आती है और उन दोनों को एक पेशेंट के पास लेकर जाती है जो कि एक वाटर एलिमेंटल थी। उसके सिम्टम्स को चेक करके रेड बताता है कि उसके ऊपर एक पावरफुल कर्स हुआ है जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कम कर रहा है और वो उसे कुछ दवाई देता है। रिट्स कहती है कि जो गांव में कोल्ड फैल रहा है वो भी शायद इसी कर्स की वजह से होगा। दूसरी तरफ रूटी एल्केमिस्ट गॉडविन के पास पहुंच जाती है और उससे और ज्यादा डेविल्स ब्लेसिंग बनाने को कहती है। उसे देखकर गॉडविन डर जाता है और कहता है कि वो कुछ भी करेगा। वो गॉडविन को बांध कर रखती है और टीसी से पूछती है कि यहाँ पर दवाई कहाँ मिलेगी। टीसी उसे ज़ोल्टन के सबसे फेमस दवाई खाने के बारे में बताती है। जब वो दोनों वहाँ जाते हैं रूटी रेड को देखकर बहुत खुश होती है और सीधा उसे गले लगा लेती है।
इसके बाद गॉन्स वहाँ से चला जाता है और टी से अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो सुनकर रेड समझ जाता है कि पार्टी में वो उसकी रिप्लेसमेंट है। इसके बाद रेड रूटी को पार्टी को छोड़ने की असली वजह बता देता है और उसे बिना बताए जाने के लिए उससे माफी मांगता है। रूटी कहती है कि वो एरिस को ठिकाने लगा देगी, जिसके बाद वो फिर से पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन रेड मना कर देता है क्योंकि उसे जोल्टन में रहने की वजह मिल चुकी है। रूटी कहती है कि अगर ऐसा है तो वो भी इसी टाउन में उसके साथ रहेगी। तभी वहाँ पर रिट्स आती है और रूटी को देखकर हैरान हो जाती है। आगे रूटी बताती है कि वो यहाँ पर उसी को ढूंढती हुई आई है क्योंकि उसके बिना वो डेमन लॉर्ड को नहीं हरा सकते। ये सुनकर रिट्स परेशान होने लगती है, लेकिन रेड कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो यहीं पर रहकर उसके साथ दुकान चलाएगा। इसके बाद रूटी होटल के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में दर्द के मारे वो नीचे गिर जाती है। ये उसकी ब्लेसिंग की वजह से हुआ था, क्योंकि जब वो रेड के साथ थी वो अपने इमोशंस को सप्रेस करना भूल गई थी, तो वो फिर से उस दवाई को पीती है। दूसरी तरफ रिट रेड से कहती है कि रूटी को उसकी जरूरत है, तो रेड कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा और फिर से उससे बात करेगा। दूसरी तरफ गॉडविन टीसे को बताता है कि उन्हें जल्दी टाउन को छोड़कर जाना होगा, वरना उसे फिर से अरेस्ट करके वो उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। ये सब कुछ वो रूटी को बताती है, जो उसे बताती है कि वो एक हफ्ते तक यहीं पर एल्वन रून्स की खोज करने वाली है, जिसके बाद वो जाएंगे। लेकिन तभी उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर टीसे डर के मारे अपने वेपन को निकाल लेती है, तो रूटी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर टीसे समझ जाती है कि वो भले ही एक हीरो है, पर असल में है तो एक लड़की ही, जो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और इसी वजह से वो अकेली पड़ गई है। जिसके बाद वो उसे अपने पेट से मिलाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ बुई भी एल्फ रून्स को मैप के ऊपर लोकेट करने की कोशिश कर रहा है और अपने क्रिस्टल को चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि जो उसने वाटर एलिमेंटल पर कर्स किया था वो हट चुका है। वहीं अगले दिन रूटी कस्टमर्स का स्वागत करती है, लेकिन उसके थोपड़े को देखकर वो सारे डर के मारे भाग जाते हैं। तुम्हें थोड़ा हंसना चाहिए यार, चलो तुम्हें पूरा टाउन घुमा कर लाता हूँ। जिसके बाद रेड उसे वहीं सोना में लेकर जाता है, जहाँ पर अपने अजीबोगरीब बिहेवियर की वजह से रूटी पॉपुलर होने लगती है। आगे वो दोनों बाहर आते हैं और अपनी तरफ अटेंशन खींचने के लिए रूटी रेड से माफी मांगती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम मेरी खुशी और गर्व हो, दूसरों से तुम्हें मिलाकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद वो उसे मार्केट घुमाने लेकर जाता है और रूटी सोच रही थी कि काश ये दिन कभी खत्म ना हो। दूसरी तरफ रूटी की पार्टी एल्बर्ट की मदद से जोल्टन की तरफ ही जा रहे हैं और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए थियो कहती है कि वो उसके लिए एक प्रोस्थेटिक हाथ खरीद देगी। वहीं एल्बर्ट उसे उस आदमी के बारे में बताता है जिसने उसका हाथ काटा, क्योंकि इतना ताकतवर होने के बाद भी वो एक चैंपियन नहीं बनना चाहता। लेकिन थियो कहती है कि उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीनी चाहिए, ना कि ब्लेसिंग के हिसाब से। रात को रेड सभी के लिए शहद वाला दूध बनाता है। रूटी कहती है कि वो रिट के साथ नहाना चाहती है, तो टीसी उनके साथ जाना चाहती है, क्योंकि जहाँ पर भी वो नहाती है वो उसका रिकॉर्ड रखती है। वो उन दोनों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं रेड के पीछे वो एक दूसरे का कत्ल न कर दे। रूटी उसे अपने बचपन की कहानी बताती है। हीरो होने की वजह से उसे एक बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसका सामना एक बड़े से आउल बेयर से होता है, जो कि उसे मार ही देता। लेकिन ऐन वक्त पर उसका भाई आकर उसे बचा लेता है और रूटी से लेट आने के लिए माफी मांगता है। वो कहती है कि रेड हमेशा उसके साथ था, जिससे उसे बहुत खुशी होती थी। अब उसे ना ही खाने में मजा आता है ना ही नहाने में, लेकिन उसे याद है कि वो पहले उसे कितना एंजॉय करती थी। और कहती है कि उसे रिट से जलन होती है, क्योंकि वो हंस सकती है और रो सकती है। जिसके बाद उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और वो कहती है कि वो कभी भी हीरो बनना नहीं चाहती थी। वहीं ये सब देखकर टीसे डिसाइड करती है कि वो रूटी की मदद करेगी। आगे रूटी का ध्यान रखने के लिए रेड टीसे का शुक्रिया अदा करता है। मैं जानता हूँ कि ब्लेसिंग की वजह से रूटी कितनी बदल गई है और मैं गॉडविन से बात करना चाहता हूँ, ताकि हमें पता लगे कि डेविल्स ब्लेसिंग रूटी के ऊपर कैसा असर कर सकती है। रूटी उसे बताती है कि उसे गॉडविन के लिए कुछ टूल्स खरीदने जाना है, जिनकी मदद से वो और दवाई बनाएगा। रेड कहता है कि वो सब वो देख लेगा, वो अभी एल्फ रून्स की तरफ जाए, वो उसे वहीं पर मिलेगा। जब रेड बाहर निकलता है उसकी मुलाकात डैन से होती है और वो दोनों एक ढाबे में जाकर खाना खाने लगते हैं। इसके बाद हम एरिस के ग्रुप को भी देखते हैं, जो कि पोर्ट के इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर एरिस अपने ही रास्ते पर निकल जाता है। तभी वो दोनों डैन और रेड को देखते हैं और अपनी प्रेजेंस को छुपाकर उनके पीछे जाने लगते हैं। डैन कहता है कि उसके बिना पार्टी बहुत मुश्किल में है और वो उसे यहाँ ढूंढता हुआ आया है। मैं दोबारा पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। डैन कहता है कि वो कुछ और दिनों के लिए यहीं पर रुकेगा और देखेगा कि वो कैसे जी रहा है, फिर डिसाइड करेगा। रेड उसे बताता है कि रूटी भी यहीं पर है और उसकी सिचुएशन के बारे में उसे सब समझाता है, जो सुनकर डैन हैरान हो जाता है और वो रेड के साथ मिलकर रूटी की मदद करना चाहता है। आगे वो वहाँ से जाते हुए बात करने लगते हैं और रेड देखता है कि उसका एक हाथ कटा हुआ था। दूसरी तरफ एरिस उसे रूम में था जहाँ पर रूटी और टीसे रुके हुए थे। तभी वहाँ पर डैन आता है, जिसके दोनों हाथ सही सलामत थे। वो उसे बताता है कि रेड यहीं पर है और यहाँ पर लोगरविया की प्रिंसेस के साथ एक दवाई की दुकान चला रहा है। एरिस ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि वो एक प्रिंसेस के साथ मस्त जिंदगी जी रहा है और वो गुस्से में उसके दवाई खाने में जाकर इधर उधर तोड़फोड़ मचाने लगता है। वो नकली डैन कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ डैन रेड को बताता है कि शिसैंडन
सुनता है और उसी से फाइट के दौरान उसका ये हाथ कट गया और उसने अभी एक एडवेंचरर का भेस बना रखा है। तभी वो देखते हैं कि एक ड्रेक के ऊपर नकली डैन के साथ हैरिस बैठकर माउंटेन की तरफ जा रहा है जहाँ पर रूटी एक्सप्लोर करने गई है। तो वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। रास्ते में रिट से मिलता है और जो डैन ने बताया था उसे बता देता है। रिट उससे माफी मांगती है क्योंकि वो पहले डैन से मिली थी और उसे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन डैन की बातों से उसे लग रहा था कि उसे रेड के बारे में पहली बार पता लग रहा है। तो वो समझ जाता है कि जिससे रिट मिली थी वो शिसांडन था। जिसके बाद रेड रूम्स के अंदर चला जाता है जहाँ उसे वही रूम दिखता है जहाँ पर गॉडविन था। वो उसे रूटी को बुलाने को कहता है लेकिन गॉडविन मना कर देता है क्योंकि उसे रूटी से बहुत डर लगता है। तो वो उसके हाथ को जोर से घुमाता है और गॉडविन की चीख सुनकर रूटी दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। रेड उसे बताता है कि वो एक ऐसी दवाई के ऊपर काम कर रहा है जिससे उसकी ब्लेसिंग सप्रेस हो सकती है। रूटी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि वो तो एक नाइट बनकर दुनिया को बचाना चाहता था। नहीं, मेरा मेन गोल तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो और अगर तुम हीरो बनना छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रूटी पूछती है कि क्या वो जो चाहे कर सकती है, क्या ऐसा करना सही होगा? ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम जैसे चाहे जी सकती हो। वो उसे गले लगाती है और कहती है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा भाई है। दूसरी तरफ शिसांडन, अरे यार इसको सांड बुलाते हैं, दूसरी तरफ सांड और एरिस रूटी को ढूंढ रहे थे। वहीं असली डैन थियो और एल्बर्ट से मिलता है और थियो डैन को साथ में ले जाने के लिए अपने ड्रेक को नीचे उतारती है। दूसरी तरफ रून्स के अंदर उनके पास रिट भी पहुंच जाती है और रेड कहता है कि उन्हें उस ड्रग के बारे में गॉडविन से बात करनी चाहिए। रूटी कहती है कि डेविल ब्लेसिंग का कर्स उस पर नहीं चला था, लेकिन इसकी वजह से उसके अंदर एक और ब्लेसिंग आ गई है जिसका कोई नाम ही नहीं है। ये सब सुनकर गॉडविन हैरान हो जाता है लेकिन कहता है कि इसकी वजह से वो किसी का कत्ल नहीं करना चाहती, तो इससे प्रॉब्लम ही क्या है। तभी उनकी तरफ प्लेग आइस पड़ने लगते हैं जो कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन रूटी अपनी एक ही अटैक से उन सबको खत्म कर देती है और उस तरफ जाने लगती है जिस तरफ से वो आ रहे थे और रेड भी उसके साथ जाता है जहाँ पर उन्हें एरिस दिखता है जो कि चूसे हुए आम जैसा दिख रहा था। वो रूटी से अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो डीमन लॉर्ड से लड़ सके, लेकिन रूटी मना कर देती है और कहती है कि वो रेड के साथ रहना चाहती है। लेकिन ये सुन के वो रेड के ऊपर अटैक कर देता है तो रूटी अपनी तलवार को उसके पेट में घुसा देती है और कहती है कि वो खुद को हील कर ले क्योंकि उसने उसके वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर सैंड आ जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। वहीं एरिस को पता लग चुका था कि वो एक डीमन है क्योंकि उसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी। सैंड कहता है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए। इन रूम्स में फर्स्ट हीरो का एक रेलिक है, उसकी वजह से हीरो फिर से उसकी साइड आ सकती है। एरिस उस रेलिक को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का यही मकसद है कि उसे रूटी के साथ खड़ा होकर डीमन लॉर्ड से लड़ना है। आगे रेड उन्हें बता देता है कि एरिस यहाँ पर मौजूद है और वो रूटी को वापस लेकर जाना चाहता है, जो सुनकर वो समझ जाते हैं कि प्लेग आइस को एरिस ने ही समन किया था। तभी टी से एरिस की मूवमेंट्स को सेंस कर पाती है और बताती है कि उसके साथ कोई है और वो निचले लेवल्स तक जा चुके हैं। रेड को लगता है कि उसके साथ सैंडी है और वो उन्हें रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं जिंदा रहने के लिए गॉडविन को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। थियो डैन को लेकर रून्स में आ जाती है और कहती है कि वो चाहे कुछ भी चुने, वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे। डैन को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है। तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा। जिसके बाद वो दीवारों को तोड़ता हुआ रून्स के अंदर जाने लगता है और सबसे पहले एरिस तक पहुंच जाता है जहां पर तुरंत ही सैंड उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन डैन एक ही मुक्के से उसे नीचे गिरा देता है और अपनी नई ताकत का यूज करके उसकी कुटाई ही करता जाता है, जिसकी वजह से सैंड को एरिस की मदद मांगनी पड़ती है। एरिस थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है लेकिन फिर भी वो एक स्पेल कास्ट करके डैन के ऊपर अटैक कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर सैंड अपनी तलवार को उसके पेट में घुसा देता है और एक्सप्लोड स्पेल का यूज करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी डैन सीधा खड़ा था और फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सैंड अपने असली रूप में आकर डैन से लड़ने लगता है जो कि अपनी 2 उंगलियों से ही उसकी तलवारों को तोड़ रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता और सैंड के अटैक की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। एरिस सोच रहा था कि उसका एक साथी मर चुका है लेकिन फिर भी वो शांत है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था। जब उसने गिडियन की जगह लेने के लिए उसे पार्टी से निकलवाया तब भी वो शांत ही था। इसके बाद वो सैंड के साथ रून्स के अंदर जाने लगता है जहाँ उन्हें असली होली स्वॉर्ड्स दिखती है जिन्हें सैंड सेक्रेड एवेंजर्स कहकर बुलाता है। वो उसे बताता है कि जो हीरो के पास तलवार है वो इसकी रेप्लिका है और जो उसके पास ब्लेसिंग है वो भी हीरो की विल की कॉपी है। हमें हीरो को इस तलवार को देना होगा और उससे वो चीज छीननी होगी जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीना चाहती है। एरिस समझ जाता है कि वो रेड की बात कर रहा है। दूसरी तरफ जब वो लोग रून्स के थ्रू जा रहे थे, रूटी रेड को उसकी फेवरेट तलवार देती है। एक रूम में जाने पर उन्हें सैंड दिखता है जिसने रॉयल गार्ड्स के कैप्टन का बेस बना रखा था, जिसके बाद वो सभी साथ में मिलकर सैंड से लड़ने लगते हैं। लेकिन फाइट के दौरान एरिस भी सैंड की मदद कर रहा था तो रूटी को रेड को बचाना पड़ता है और वो एरिस से कहती है कि अगर वो अभी सरेंडर कर देता है तो वो उसे माफ कर देगी, लेकिन एरिस पीछे नहीं हटता और दोनों के अटैक्स आपस में टकराकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ एल्बर्ट और थियो को डैन मिलता है
है। वहीं एरिस किसी तरह रूटी से अपनी तलवार को टच करवाना चाहता था, लेकिन रूटी एक ऐसा अटैक करती है जिसकी वजह से उन दोनों के वेपन्स ही टूट जाते हैं। तभी अपने ड्रेक के साथ थियो भी फाइट के बीच में पहुंच जाती है और रिट को बांधकर खुद रूटी के साथ लड़ने लगती है और कहती है कि दुनिया को बचाने के लिए रूटी का मरना जरूरी है। रूटी कहती है कि वो हीरो नहीं बनना चाहती, तो थियो उसे समझाती है कि अगर उसने अपने रोल को फॉलो नहीं किया तो कई मासूम जिंदगियां चली जाएंगी। गिडियन भले ही ताकतवर हो, लेकिन रूटी के मदद के बिना वो डीमन लॉर्ड को नहीं हरा सकता। तभी रिट उससे पूछती है कि उसने अपनी जिंदगी को हीरो के हाथ में क्यों दिया था। थियो उसे याद दिलाती है कि उसका विलेज हीरो की वजह से बचा था, लेकिन तभी रिट उसे बताती है कि हीरो ने नहीं, हीरो की पार्टी ने उसे बचाया था। लोगों की जिंदगी सिर्फ ब्लेसिंग पर निर्भर नहीं करती। लॉगरविया के लोग बिना हीरो की ब्लेसिंग की भी खुद की रक्षा करते हैं। थियो कहती है कि उसे ऑलमाइटी की इच्छा पर सवाल नहीं उठाने चाहिए और रेड कहती है कि वो जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करवा सकती। तभी रेड देखता है कि उस ड्रेक को होश आ रहा था और रेड को बचाने के लिए वो उस ड्रैगन का गला काट देता है, लेकिन तभी एरिस एक स्पेल को कास्ट करता है जिसकी वजह से वो दोनों बाकियों से अलग हो जाते हैं। रूटी उन्हें बचाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती और सैंड के अगले अटैक से उसकी तलवार टूट जाती है। एरिस को लग रहा था कि उसने रेड को हरा दिया है और वो टीसे से लड़ने जाता है, जो कहती है कि उसका सोचना गलत है और वो रूटी की एक नॉर्मल जिंदगी जीने में मदद करेगी। डैन रेड और रिट्स को नीचे गिरता हुआ देखता है और अपनी पावर्स का यूज करके उन दोनों को ही बचा लेता है। रेड तुरंत ही एरिस के ऊपर अटैक करने जाने लगता है और रिट की मदद से वो उसके सभी अटैक से बच रहा था और वो उसके दोनों हाथों को काट देता है। दूसरी तरफ रूटी अपनी टूटी हुई तलवार से सैंड से लड़ रही थी। तुम्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है, तुम एक हीरो हो। ये सुन के रूटी के अंदर अपनी नई ब्लेसिंग की वजह से गुस्सा भरने लगता है और वो सैंड के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है, जिस दौरान वो उसके सीक्रेट एवेंजर को उठाकर उसके ऊपर अटैक करती है और उसे हराने के बाद बाकियों के पास वापस आती है। लेकिन उनकी मदद करने की जगह वो रेड के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन टी से बीच में आकर उसे बचा लेती है। वो रूटी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं दिख रहा था। रेड टीसे को नीचे रखकर रूटी से लड़ने जाता है, जो कि बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर अटैक कर रही थी। फाइट के दौरान उसकी तलवार टूट जाती है तो वो अपनी ब्रॉन्ज स्वॉर्ड निकालकर रूटी के हाथ से उस तलवार को नीचे गिरा देता है, जिससे वो अपने होश में वापस आ जाती है। वो टीसे की मदद करने जाती है लेकिन अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती और रोने लगती है, लेकिन तभी थियो वहाँ आकर अपनी पावर से उसे हील कर देती है और कहती है कि जो उसने किया वो उसके लिए माफी नहीं मांगने वाली, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही उस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और एल्बर्ट कहता है कि उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो दुनिया की भलाई के लिए किया था। तभी टीसे को होश आ जाता है और उसे देखकर रूटी खुश होती है। वो थियो से कहती है कि वो कभी हीरो नहीं बनना चाहती थी, वो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। और थियो को देखते हुए उसे लगता है कि हीरो बनने लायक उससे ज्यादा वो है। और रेड कहता है कि हीरो असल में वो होता है जो दुनिया को अपनी मर्जी से बचाए। इसके बाद रूटी और टीसे रेड के पास आते हैं और वो फाइनली ठंड को फिर से महसूस कर पा रही थी, जिसके बाद वो अंदर जाकर खाना खा रही थी और हमें पता चलता है कि रूटी की नई ब्लेसिंग दूसरी ब्लेसिंग्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो इसका यूज सिर्फ अपनी हीरो की ब्लेसिंग को कंट्रोल करने के लिए कर रही है। वो उन्हें बताती है कि वो एक फार्म को खरीद कर वहाँ जड़ी बूटियां उगाना चाहती है। इसके बाद रिट को छोड़कर बाकी सब एरिस के फ्यूनरल पर जाते हैं। इसके बाद चर्च से बाहर आकर वो सभी बात कर रहे थे और डैन बताता है कि कुछ दिन ब्रेक लेकर वो यहाँ से चला जाएगा और कहता है कि उन्हें इस बात के बारे में पता लगाना चाहिए कि सैंड जैसा डीमन एक होली स्वॉर्ड को कैसे यूज कर पा रहा था। और रेड को लगता है कि अभी भी और होली स्वॉर्ड्स मिसिंग है। दूसरी तरफ कॉन्स ने रेड की शॉप को फिर से रिस्टोर कर दिया है। आगे रेड से कह रही थी कि उसे हमेशा डर लगता रहता है कि जब वो एक दिन उठेगी रेड उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा लोगों की मदद करता रहता है। लेकिन रेड कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो यहाँ पर उसके लिए वापस आता रहेगा। इसके बाद बिस्तर में थोड़ा कुछ होता है और रेड कहता है कि वो उसके साथ बच्चों को बड़ा करना चाहता है। अगले दिन रेड और रूटी टाउन में घूमने निकलते हैं और वो रूटी को मर्चेंट से इंट्रोड्यूस करा रहा था और उसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदता है। रूटी कहती है कि उसके साथ समय बिताकर वो बहुत खुश है क्योंकि वो यहाँ पर नए दोस्त भी बना रही है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे, जब तक तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिसके बाद रूटी वहीं घास पर सो जाती है। इसके बाद मैग्रिया रेड की शॉप पर आती है और रूटी से ओगर्स के झुंड को मारने के लिए मदद मांगती है, जिन्होंने पूरे टाउन को घेर लिया है। रूटी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और टी से कहती है कि रूटी अभी भी एक हीरो है, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से फाइट करना डिसाइड करती है। रेड रूटी से पूछता है कि वो वापस आएगी तो उसे क्या खाना है और रूटी उससे शहद वाला दूध बनाकर रखने को कहती है। दूसरी तरफ कॉटविन यारा के साथ था। वो कहता है कि जोल्टन थोड़ी पिछड़ी सी जगह है लेकिन स्लो जिंदगी जीने के लिए मस्त है। ये सुन के यारा कहती है कि वो गिडियन और रिट से मिलना चाहती है।